हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसने भारी मन से फोन उठाया। क्या होने वाली बीवी? उसकी आवाज में एक मोहक खनक थी। तुमने फोन ऑफ कर दिया। पता है ना, मुझे तुमसे कितनी बातें करनी है। अगर तुम कहो तो मैं मिलने आ जाऊं। मनाल की आवाज ठंडी पड़ गई। नहीं, अगर कोई जरूरी बात है तो फोन पर ही बता दीजिए। और हाँ, अभी मुझे बीवी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी अभी हुई नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो परसों हो जाएगी। फिर तो तुम मेरी ही बाहों में होगी। सही कहा ना मैंने? मनाल की आंखें छलक आईं। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके साथ इस तरह बात करे। जब शादी होगी तब देखा जाएगा। अभी मुझे बीवी कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। आदित्य को उसका दर्द सुनाई दे रहा था, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। एक एक्सीडेंट या कुछ और? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था। आदित्य गंभीर हो गया। मैं 2 एम्प्लॉय भेज रहा हूँ, रीता परेरा और रतन कुमार। क्यों? किस लिए? मनाल चौंकी। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। मुझे पूरा शक है कि वो हादसा था ही नहीं, करवाया गया था। और मुझे लगता है इसका सीधा रिश्ता तुम्हारी फैक्ट्री से जुड़ा है और तुमसे भी। मनाल की आंखें फैल गईं। और जो वादा मैंने किया था तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने का, वो मैं निभाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं। थोड़े ही दिनों में सब साफ हो जाएगा। और अगर मैं अपना वादा निभाऊं तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। सही कहा ना मैंने? दांत घड़ गए। मनाल की उलझन। रिश्ता, लेकिन किस कीमत पर? शायद हमारा रिश्ता भी उतने ही दिनों का है जितने दिन उसका मन मुझसे नहीं भरता। वो खुद से कहती है। उसे मुझसे क्या चाहिए ये तो साफ है, और मुझे हर हाल के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन उसे इस बात पर हैरानी थी कि जब वो पहली बार उसे मिलने आया था तो मनाल को लगा था वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि शादी के बाद प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं होगा और तलाक के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मगर उल्टा, उसने अपने माँ बाप को रिश्ता लेकर भेजा। पूरे मीडिया में सगाई की खबर फैल दी। अब शादी भी मीडिया के सामने। बिजनेस वर्ल्ड और समाज में उसका कद ऊंचा हो गया था। अब वो मनाल आदित्य राजवंश थी, कानूनी तौर पर आदित्य की पत्नी। गृह प्रवेश, रस्में निभी, मगर मन में हलचल थी। घर आ गया। चलो बीवी। आदित्य ने गाड़ी रोकी। चलो उतरो बीवी। वो मुस्कुराया। तभी उसकी भाभी और माम आ गए। ऐसे कैसे उतारोगे? रुको। उन्होंने बड़े प्यार से मनाल को गाड़ी से उतारा। फिर पूरे रीति रिवाज से गृह प्रवेश हुआ। हर रस्म आदित्य ने मन से निभाई। वो मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन मनाल का दिल बार बार सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब सच है या कोई और चाल? मनाल के पापा महेश खन्ना एक इज्जतदार बिजनेसमैन थे। इस शहर में उनका नाम था। उनकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी। माँ एक खुश मिजाज गृहिणी और छोटा भाई विदेश में MBA कर रहा था। मनाल ने हाल ही में MCOM पूरा किया था। पढ़ाई के बाद उसने शौकिया तौर पर पापा का ऑफिस ज्वाइन किया। कुछ ही समय में उसकी शादी की बात चलने लगी थी। जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था वो उसे पसंद भी आ गया था। सगाई की तारीख भी लगभग तय थी। मगर तभी एक एक्सीडेंट में उसका सब कुछ बदल गया। महेश खन्ना कोमा में चले गए। अब फैक्ट्री को देखने वाला कोई नहीं था। भाई विदेश में था, मॉम घरेलू महिला थीं। मनाल ने पूरी कोशिश की, फैक्ट्री संभालने की, काम को आगे बढ़ाने की, मगर उसे हर कदम पर विफलता मिली। मजदूर हड़ताल पर उतरने वाले थे। कच्चा माल आना बंद हो गया था। तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे। कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था। मनाल बुरी तरह टूट रही थी। इन्हीं हालातों में उसका फोन आया। वो मीटिंग करना चाहता था। मनाल हैरान थी। उसे लगता था वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है या शायद उसे ब्लैकमेल करना चाहता है, पर उसके सामने मना करना मुश्किल था। वो अब शहर के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून में से एक था। मीटिंग तय हुई। संडे शाम मनाल के ऑफिस में। जब आदित्य सामने आया, मनाल की आंखें फटी रह गईं। कॉलेज का चॉकलेटी बॉय अब एक बिजनेस सम्राट बन चुका था। बेहतरीन सूट, ब्रांडेड घड़ी, सेट बाल, गहरी आंखें, गंभीर चेहरा। उसकी मुस्कुराहट अब भी वही थी, मगर असर अलग था। मनाल के दिल में जलन थी, नफरत और मजबूरी के बीच फंसी हुई थी। वो जानती थी उसकी कोई हैसियत नहीं, मगर बात करनी जरूरी थी। वो चाय का कप उठाते हुए बोला, मैं सीधे बात करूंगा, बिना घुमा फिराए। वो क्या ऑफर लेकर आया था?
क्या वो वाकई उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता था या कोई और इरादा था उसके मन में? मनाल को मिल गया था जवाब, मगर उस जवाब के साथ आया था एक और सवाल, क्या मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ? जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो चाय की चुस्की लेते हुए मनाल के सामने शांत लेकिन बेहद गहरी आवाज में बोला, देखो, मैं ज्यादा लाग लपेट में बात नहीं करूंगा, जो कहूंगा साफ साफ कहूंगा। वो मनाल के सामने एक ऐसा ऑफर रखने वाला था जिससे उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती थी। इस वक्त तुम्हें और तुम्हारी फैक्ट्री दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारी ज्यादातर डील्स कैंसिल हो रही हैं, सप्लाई टाइम पर नहीं हो पा रही है, ना नए टेंडर मिल रहे हैं, ना पुराने बच रहे हैं। मजदूर हड़ताल की तैयारी में हैं, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा और तुम्हारे पापा की हालत भी जस की तस है, कोई सुधार नहीं। फिर वो कुछ पल रुका और गहरी नज़र से मनाल को देखा। इस सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो ये सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। मनाल अब पूरी तरह से चौंक चुकी थी। अब तुम सोचोगी कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगी, पर ये तुम भी जानती हो कि अगर तुम्हारी फैक्ट्री मेरे नाम से जुड़ती है, मेरे बिजनेस से जुड़ती है, तो सब कुछ बदल जाएगा। सप्लायर्स भी भरोसा करेंगे, इन्वेस्टर्स भी लौटेंगे और तुम्हारे दुश्मन भी सोचेंगे 2 बार। और अगर फैक्ट्री बंद होती है तो तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम जानती हो वो इससे कितने मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। सोच लो, जवाब मुझे इस नंबर पर दे देना। मनाल अब तक उसे देखती रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज में सख्ती आ गई। आपको इससे क्या फायदा होगा? आप मेरी फैक्ट्री क्यों बचाना चाहते हैं? मेरे पापा की सेहत से आपको क्या लेना देना है? आदित्य एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे ना तुम्हारी फैक्ट्री से मतलब है, ना तुम्हारे पापा की सेहत से। अगर कुछ है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम अच्छी तरह जानती हो, कॉलेज के वक्त तुम मेरा क्रश थी। तब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक रात नहीं, शायद कई रातें बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बिना शादी के तुम कभी नहीं मानोगी। इसलिए मैंने ये ऑफर बनाया है जिसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। उसकी नज़रों की गर्मी अब मनाल के चेहरे को चीर रही थी। वो अपनी नशीली आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी चीज का हक जता रहा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना। तुम्हारे हालात वैसे ही बहुत खराब हैं और अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद मनाल वहीं बैठी रही। उसके अंदर एक आग थी, खुद के खिलाफ, हालात के खिलाफ और उस आदमी के खिलाफ जिसने उसकी मजबूरी को अपना हथियार बना लिया था। वो थकी हारी जब रात को घर पहुंची तो उसकी माँ ने खाना पूछने पर वो चुपचाप मना कर गई, दरवाज़ा बंद किया और अकेली अपने कमरे में बैठ गई। उसने जो कहा वो गलत नहीं था। अगर उसकी फैक्ट्री मेरे नाम से जुड़ जाती है तो सब कुछ बदल सकता है, मगर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ मजबूरी में शादी। जिस लड़के से मनाल की सगाई तय होने वाली थी उसने भी उसका साथ नहीं दिया। एक बार मिलने आया और फिर गायब हो गया। उसने मनाल के फोन नहीं उठाए। बाद में मनाल ने उसे किसी और लड़की के साथ घूमते देखा और कुछ ही दिनों में उसकी सगाई की खबर भी आ गई। उस दिन वो बहुत रोई थी। उसके बाद से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सिवाय उस आदित्य के जो साथ देने के बदले कीमत मांग रहा था। अगली सुबह ही उसका कॉल आ गया। तो बोलो, शादी कब करनी है? कब आऊं तुम्हारे घर? मनाल ने भारी मन से कहा, जब आप चाहें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, वेट करो मेरी, उसने कहा और कॉल कट कर दिया। शाम को वो अपने माता पिता के साथ मनाल के घर पहुंच गया। मनाल को उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरह सीधे आकर उसका रिश्ता मांगेगा। आदित्य की माँ ने मनाल की माम से कहा, हम तो कब से इसके पीछे पड़े थे शादी के लिए। अब इसने खुद बताया कि इसे मनाल पसंद है, तो हमें क्या एतराज? बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो शादी जल्दी कर देनी चाहिए। मनाल की माम चुप हो गईं। उन्हें अपने कोमा में पड़े पति की याद आई।
मनाल के डैड की गैर मौजूदगी में इतनी जल्दी फैसला करना ठीक है या नहीं, इस बात पर कुछ कह पाना मुश्किल था। फिर आदित्य के पापा बोले, हमें मालूम है कि मनाल के पापा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, इसलिए हम कोई भव्य प्रोग्राम नहीं करेंगे, सादा और सम्मानजनक कार्यक्रम रखेंगे। क्या आदित्य सचमुच मनाल की मजबूरी का फायदा उठा रहा है? क्या ये रिश्ता सिर्फ एक सौदा है, या फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ और भी है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनाल की माँ दीपा जी चुप हो गईं। पति की हालत की याद आते ही वो भीतर तक हिल गईं। जब वो कोमा में पड़े हैं, तब क्या उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए? कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य के पापा धर्मपाल जी बोले, हमें पता है कि मनाल के पापा इस समय ठीक नहीं है, बस इसीलिए हम चाहते हैं कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। हम आपकी परेशानी को समझते हैं। फिर उन्होंने धीमे से कहा, वैसे हमारे बेटे ने कहा है कि शादी मंदिर में होगी, एकदम सादा, बिना किसी तामझाम के। दीपा जी को इस प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं दिखी। सच कहें तो पहली ही नज़र में उन्हें आदित्य बहुत पसंद आया था। वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य देख रही थीं। मनाल एक ऐसे घर में जा रही थी जो नाम, दौलत और रुतबे में सबसे ऊपर था। एक माँ के लिए इससे बड़ा संतोष और क्या हो सकता है? शाम ढल चुकी थी, लेकिन बातचीत जारी थी। दीपा जी ने उन्हें रुकने का आग्रह किया और एक ही बार कहने पर आदित्य का परिवार रुक गया। आदित्य की माँ अनीता जी और दीपा जी के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। दोनों बहुत खुश लग रही थीं, जैसे पुरानी सहेलियां मिल गई हों। और आज उनके बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर उन्हें एक और खूबसूरत रिश्ता दे दिया था। अनीता जी लंबे समय से आदित्य के पीछे पड़ी थीं कि वो शादी कर ले। उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियां दिखाईं, लेकिन आदित्य ने हर बार मना कर दिया। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें मिलवा दो, वो अक्सर आदित्य से कहती, मगर उसने कभी हामी नहीं धरी। आदित्य के दो छोटे भाई बहन और थे। छोटे भाई की शादी हो चुकी थी और उसके दो बेटे भी थे। छोटी बहन विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अनीता जी चाहती थीं कि सबसे पहले आदित्य की शादी हो, मगर वो किसी कीमत पर मानता ही नहीं था। वो डरती थीं कि कहीं विदेश जाकर वो किसी विदेशी लड़की से न शादी कर ले। जब आदित्य ने खुद आकर मनाल का नाम लिया तो वो एक पल भी नहीं सोच पाईं। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब जब उन्होंने मनाल को देखा तो उन्हें आदित्य के लिए उससे बेहतर कोई नहीं लगी। मनाल बेहद खूबसूरत थी, संस्कारी थी और एक सम्मानित परिवार से आती थी। धर्मपाल जी पहले से महेश खन्ना जी को जानते थे। उन्होंने मनाल को भी देखा था और हर लिहाज से वो उन्हें अपने बेटे के लिए सही लगी। राजवंश परिवार वैसे भी शहर के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित घरानों में से था। आदित्य का नाम देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में शुमार था। अनीता जी को हमेशा डर रहता था कि कहीं आदित्य किसी ऐसी वैसी लड़की को घर की बहू न बना दे, लेकिन अब मनाल को देखकर उनका दिल शांत हो गया था। रात को बहुत देर तक धर्मपाल जी, अनीता जी और दीपा जी के बीच बातचीत चलती रही। आदित्य भी उनके साथ बैठा रहा। जब दीपा जी किचन में कुछ लाने गईं, तो आदित्य भी उनके पीछे चला गया। वो वहां करीब आधा घंटा रहा। जब वो बाहर आया तो दीपा जी के चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। मनाल ये देखती रही और अंदर ही अंदर जलती रही। उसने मम्मी से ऐसा क्या कह दिया जो वो इतनी खुश हो गईं? उसका मन किया कि उन सबको घर से बाहर निकाल दे, मगर मजबूरी के चलते वो अनीता जी के साथ मुस्कुराते हुए बातें करती रही। जाते जाते अनीता जी बोली, ठीक है, तो हम कल दोपहर को आते हैं। सिर्फ घर के लोग होंगे। मनाल और आदित्य एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। शादी मंदिर में सादगी से होगी, मगर सगाई की रस्म तो होनी ही चाहिए। अनीता जी और धर्मपाल जी बहुत खुश थे, मगर दीपा जी की खुशी उनसे भी ज्यादा थी। उनके जाते ही दीपा जी ने आदित्य और उसके परिवार की तारीफों के पुल बांध दिए। मनाल को कितनी बड़ी जगह मिल रही है, अब कोई चिंता नहीं रह गई। दरअसल जब से महेश जी का एक्सीडेंट हुआ था, दीपा जी हर दिन अंदर से टूट रही थीं। जिस लड़की के साथ वो मनाल की सगाई तय कर रही थीं, वो भी अब पीछे हट चुका था। अब जब आदित्य जैसे लड़के ने पहल की थी, दीपा जी को लगा जैसे कोई भगवान का भेजा हुआ सहारा मिल गया हो।
अगले दिन दोपहर को आदित्य अपनी मॉम, डैड, छोटे भाई और भाभी के साथ आया। घर में ही सादगी से सगाई की रस्म हुई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। उसके बाद सभी ने लंच किया। आदित्य की भाभी बार बार मुस्कुराकर कहती रही, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि आदि भैया शादी कर रहे हैं। हमें तो लगता था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। आदित्य की फैमिली सिवाय आदित्य के मनाल को अच्छी लगी। पूरे सगाई कार्यक्रम में जितनी बार भी मनाल ने आदित्य की तरफ देखा, वो उसकी ओर ही देख रहा था। उसकी आंखों में चाह नहीं, सिर्फ हवस थी। मनाल का मन किया कि वो उसे वहीं मार डाले, मगर खुद को काबू में रखते हुए वो चुपचाप बैठी रही। आदित्य की नशीली आंखें हर पल उसे घूरती रहीं। मनाल उसकी नजरों की तपिश को पल पल महसूस करती रही। जाते जाते धर्मपाल जी बोले, ठीक है बहन जी, फिर 2 दिन बाद मंदिर में शादी कर देते हैं। उनकी बात सुनकर मनाल ने आदित्य की ओर देखा। इतनी जल्दी? वो तैयार नहीं थी, पर एक ही दिन में सगाई हो गई थी और अब शादी भी बस 2 दिन में। वो जानती थी आदित्य की ये जल्दी सिर्फ शादी की नहीं, किसी और वजह की है। मगर अब आगे क्या होगा? क्या मनाल अपनी मम्मी को आदित्य की सच्चाई कभी बता पाएगी? क्या ये शादी उसे बचाएगी या और गहरा डुबो देगी? क्या आदित्य सिर्फ मनाल को पाना चाहता है या इसमें कोई और साजिश भी है? बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जाने से पहले धर्मपाल जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बहन जी, तो फिर 2 दिन बाद मंदिर में शादी कर देते हैं। शादी बिल्कुल सादगी से होगी। हम आपके मन की बात अच्छे से समझते हैं। उनकी बात सुनकर मनाल ने आदित्य की तरफ देखा। इतनी जल्दी शादी उसने कभी सोचा भी नहीं था, मगर जिस तरह एक ही दिन में सगाई हो गई थी, उसी तरह अब आदित्य शादी की जल्दी भी कर रहा था। और मनाल को उसकी इस जल्दबाजी की असली वजह पता थी। वो जानती थी आदित्य बस एक ही चीज चाहता है, उसे जल्द से जल्द अपने बिस्तर तक लाना। उसे मनाल के साथ सोने की जल्दी थी। धर्मपाल जी आगे बोले, जब बच्चों की इच्छा है बहन जी, तो फिर शादी 2 दिन में ही सही। वैसे भी शादी के बाद मनाल को फैक्ट्री संभालने में आसानी होगी, तब आदित्य उसे खुलकर मदद कर सकेगा। और हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि जब तक आपका बेटा विदेश से वापस नहीं आता, आप मनाल के साथ हमारे घर में रहें। आप अकेली कैसे रहेंगी? फिर महेश जी की तबीयत भी। दीपा जी ने तुरंत जवाब दिया, आप लोगों ने मेरी फिक्र की, इसके लिए शुक्रिया भाई साहब, मगर मेरी बहन यानी मनाल की बुआ जी हमारे पास आ रही हैं। उनसे मेरी कल ही बात हुई थी। वो विदेश में अपने बच्चों के साथ रहती हैं, मगर जब से महेश जी के एक्सीडेंट का पता चला है, तब से ही आने को कह रही थीं। मनाल को अच्छा तो लगा कि आदित्य के मम्मी पापा उसकी माँ की इतनी फिक्र कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए। कमरे में आकर मनाल ने गुस्से में अपनी एंगेजमेंट रिंग निकालकर फेंक दी, मगर उसे मालूम था इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसका ध्यान अपने पापा की ओर गया। काश कोई चमत्कार हो जाए और पापा होश में आ जाएं, ताकि उसे ये शादी ना करनी पड़े। मगर वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतने में उसके फोन की रिंग बजी। आदित्य राजवंश का फोन था। फोन उठाने का मन नहीं था, मगर उसने उठा लिया। आदित्य की आवाज आई, मेरा नंबर अभी तक सेव नहीं किया तुमने? नहीं, कर लिया है, मनाल ने झूठ बोला। आदित्य हंसते हुए बोला, व्हाट्सएप पर तो प्रोफाइल पिक नहीं दिख रही। चलो मैं दोबारा कॉल करता हूँ, पहले मेरा नंबर सेव करो। और फोन काट दिया। मनाल ने मजबूरी में उसका नंबर सेव किया। कुछ ही देर में सगाई की कुछ तस्वीरें उसके फोन पर आ गईं। फिर तुरंत कॉल आया। अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक हर जगह हमारी सगाई वाली फोटो प्रोफाइल पिक के तौर पर लगाओ। क्यों? मनाल ने गुस्से में पूछा। क्यों क्या? अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। दुनिया को पता चलना चाहिए, इससे तुम्हारे बिजनेस को भी फायदा होगा। तो जो कहा है कर दो, समझी? फोन काट दिया गया। मनाल ने गुस्से में फोन फर्श पर फेंक दिया, मगर थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ तो उसने फोन उठाया। बात तो सही है उसकी। वो सोचने लगी, अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी सगाई आदित्य राजवंश से हुई है, तो फैक्ट्री को सप्लायर्स मिलेंगे, दुश्मन डरेंगे और बिजनेस में विश्वास लौटेगा। उसने अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक बदला, आदित्य के साथ अपनी मुस्कुराती तस्वीर लगाई। फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वही तस्वीर पोस्ट कर दी। कुछ ही देर में फिर से कॉल आया। गुड गर्ल, वैसे हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। शादी के बाद तो और भी अच्छे लगेंगे। सही कहा ना मैंने मेरी जान? वैसे भी आदित्य हमेशा सही कहता है।
मनाल का मन किया फोन ही तोड़ दे या उसका गला घोंट दे। उसने गुस्से में आकर फोन ही बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद माँ ने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटा, कोई काम था? नहीं मम्मी, दीपा जी बोली, तुम्हारा फोन शायद बंद हो गया है। दामाद जी कॉल करना चाहते हैं। उनका कॉल मेरे फोन पर आया था। और हाँ, तुम्हारी सासू माँ का भी कॉल आ रहा है। मैंने बीच में ही काट दिया था। जाते जाते उन्होंने एक और बम फोड़ा। तुम्हारी सास ने बताया है कि परसों शादी का मुहूर्त निकल आया है। दीपा जी की बात सुनते ही मनाल का दिल बैठ गया। कितना चालाक है ये आदमी। 2-3 दिन में सब सेट कर दिया। सगाई, शादी, तस्वीरें, सब कुछ। ये सब ऐसे प्लान किया गया है कि मैं मना ही ना कर सकूं। मनाल ने मन ही मन आदित्य को भद्दी गालियां दी। उसका सिर गुस्से से फट रहा था। वो फोन ऑन करना ही भूल गई। कुछ देर बाद माँ फिर आई। क्या हुआ बेटा, फोन अब तक ऑन नहीं किया? दामाद जी का फिर से कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि तुमसे जरूरी बात करनी है। मन मारकर उसने फोन ऑन किया। जैसे ही ऑन किया, आदित्य का कॉल फिर से आ गया। क्या बात है मेरी होने वाली बीवी? तुमने फोन बंद कर दिया था। मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या मनाल इस शादी से खुद को बचा पाएगी? क्या वो अपनी माँ को सच्चाई बता पाएगी? क्या आदित्य वाकई उसकी मदद करना चाहता है या इसके पीछे कुछ और है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसे मन मारकर फोन ऑन करना ही पड़ा। जैसे ही फोन चालू हुआ, आदित्य का कॉल फिर से आने लगा। फोन उठाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो जानती थी उसे फोन उठाना ही पड़ेगा। वो जानती थी कि वो उसे अपने इशारों पर नचा रहा है। और दुखद ये था कि वो ये जानते हुए भी नाच रही थी। उसका मन कह रहा था, अगर शादी से पहले ही वो इतना कंट्रोल कर रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा? जिसकी नजरों में अभी से इतनी भूख है, वो फिर बाद में क्या करेगा? उसने भारी मन से फोन उठाया। क्या बात है मेरी होने वाली बीवी, तुमने फोन बंद कर दिया था। पता है ना मुझे तुमसे कितनी बातें करनी है। अगर कहो तो मैं अभी मिलने आ जाऊं। मनाल ने नफरत भरी आवाज में कहा, नहीं, अगर कोई जरूरी बात है तो यहीं बता दीजिए। और हाँ, अभी मुझे बीवी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी अभी हुई नहीं है। वो हंसते हुए बोला, ठीक है, आज नहीं तो परसों हो जाएगी। फिर तुम मेरी ही बाहों में होगी। सही कहा ना मैंने? मनाल की आंखें भर आईं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो उससे इस तरह की बात कर सके। जब शादी होगी तब देखा जाएगा। अभी मुझे बीवी कहने की कोई जरूरत नहीं है, उसने भीगी आवाज में कहा। उसकी कांपती हुई आवाज से आदित्य समझ गया कि वो रो रही है। आदित्य ने तुरंत बात बदल दी। मैंने तुम्हें असल में इसलिए फोन किया है, मैं 2 एम्प्लॉइज भेज रहा हूँ, रीता परेरा और रतन कुमार। क्यों, किस लिए? मनाल ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, करवाया गया है। और इसके तार तुम्हारे आसपास और तुम्हारी फैक्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। मैंने जो वादा किया था तुम्हारे बिजनेस और फैक्ट्री को सपोर्ट करने का, वो निभा रहा हूँ। मत डरना, जल्द ही तुम खुद सब जान जाओगी। क्योंकि जब मैं अपना वादा निभाऊंगा तभी तो तुम भी अपना निभाओगी। सही कहा ना मैंने? कुछ पल चुप रहकर वो फिर बोला, हाँ, और मॉम ने कहा है कि कल तुम उनके साथ शॉपिंग के लिए चलना, शादी की तैयारियां करनी है। आप जानते हैं कितना काम फैला हुआ है, मैं कल कैसे जा सकती हूँ? मम्मी को जो पसंद आए वही ले लें, मुझे उनकी पसंद ही पसंद आ जाएगी। तुम काम की फिक्र मत करो, मैं जिन लोगों को भेज रहा हूँ वो तुम्हारा आधा काम देख लेंगे। शायद तुम लंच के बाद शॉपिंग के लिए निकल सको। वैसे भी मैं मम्मी को मना नहीं कर सकता। अगली सुबह जब उसने अखबार उठाया तो फ्रंट पेज पर उसकी और आदित्य की सगाई की तस्वीर छपी थी। उन दोनों की मुस्कुराती हुई फोटो। हर न्यूज़ चैनल पर वही खबर थी, आदित्य राजवंश और मनाल की सगाई। इससे आदित्य को तो कोई सीधा फायदा नहीं था, मगर मनाल के बिजनेस को जरूर मजबूती मिलने वाली थी। मनाल समझ गई थी कि वो अपने हर वादे को पूरा कर रहा है। ऑफिस पहुंचने से पहले ही रीता परेरा और रतन कुमार वहां पहुंच चुके थे। रीता परेरा एक समझदार महिला, उम्र लगभग 50 वर्ष। रतन कुमार 35 साल के आसपास का स्मार्ट और तेज इंसान। रीता ने ऑफिस की जिम्मेदारी संभाली, जबकि रतन फैक्ट्री चला गया। मनाल ने रतन को फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया। शादी का दिन आ गया। मनाल बेहद परेशान थी। उसकी परेशानी दीपा जी ने भी महसूस की, मगर उन्होंने समझा कि ये उसके पापा की तबीयत को लेकर है। उसकी बुआ जी भी शादी के दिन आ गई थीं। उन्होंने मिलकर उसे समझाया,
बेटा, अपने पापा की चिंता मत कर। आज तुम्हारी शादी है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। हंसकर पूरे दिल से इस दिन को अपनाओ। तभी डॉक्टर का फोन आया, जो उसके पापा का इलाज देख रहे थे। विदेश से जो विशेषज्ञ डॉक्टर आना था, वो पहुंच चुका है। मनाल ने आदित्य की ओर देखा। उसे समझ आ गया, ये भी आदित्य ने ही किया है। अब वो उसके बिजनेस के बाद उसके पापा की सेहत का भी ध्यान रख रहा था। शादी के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। हर न्यूज चैनल पर उनकी शादी की तस्वीरें चलने लगीं। आदित्य ने उसका हाथ थाम रखा था। फोटो खिंचवाते वक्त वो अपना हाथ उसकी कमर में डालकर खड़ा था। उसकी नशीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भी वो मनाल की ओर देखता, मनाल को घबराहट होती। वो जानती थी, अब वो उसके साथ एक ही घर में रहेगी, एक ही कमरे में। राजवंश मेंशन आते समय हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों में था। आदित्य ने मनाल को अपने साथ ले लिया। आज उसका ड्राइवर नहीं था, वो खुद गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलते चलते उसने मनाल का हाथ पकड़ लिया, फिर धीरे से उसे सीने से लगा लिया। मनाल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर आदित्य ने और कसकर पकड़ लिया। मनाल के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो सोच रही थी, काश ये समय थम जाए, आज रात ही ना आए, कोई जादू हो जाए और ये शादी रुक जाए। मगर उसे मालूम था, असल जिंदगी में जादू नहीं होते। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। क्या शादी के बाद मनाल को राहत मिलेगी, या और भी डरावना सच सामने आएगा? क्या आदित्य का साथ उसके लिए सुरक्षा है या कैद?